जी जी, ज्ञानदायिनी माँ शारदा। और आज हमारे सरस्वती शिशु वाटिका कार्यशाला उत्तराखंड प्रांत की ये 7 दिवसीय कार्यशाला के आज छठे दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी सम्मानित जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम इस सत्र की शुरुआत माँ सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करते हुए हम माँ सरस्वती के अधिष्ठात्री ज्ञान की दायिनी माँ सरस्वती की वंदना करेंगे और उसके बाद में इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषारे हरे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डिते करा या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता मां पातु सरस्वती भगवती नेहशेषजाड्यां पाहा शुक्लां ब्रह्मविचारे रे परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे परमेश्वरी भगवती प्रदान शारदा। मातृ प्रणाम 1 2 3। ठीक है। आज हमारी सरस्वती शिशु कार्यशाला शिशु वाटिका कार्यशाला की छठे दिन में हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड प्रांत के परीक्षा प्रमुख, हमारे बीच में जिला चमोली जिले के जिला प्रमुख और साथ ही कर्णप्रयाग सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान मुरलीधर चंदोला जी हमारे बीच में है। भाई साहब का आज के सत्र में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही हमारे बीच में ब्रज प्रांत से हमारे बीच में शिवपाल भाई साहब जी हैं, जो शिशु वाटिका प्रमुख है ब्रज प्रांत के। भाई साहब प्रथम दिवस से ही हमारे बीच में है। ये उत्तराखंड प्रांत के सभी बहनों की ओर से भाई साहब आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में अभिषेक भाई साहब की प्रेरणा और जिनके सहयोग से हमारा ये कार्यशाला पूर्ण हो रही है, मैं भाई साहब का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अब मैं हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में जो दीदी हमारे बीच में उपस्थित है, आज उनका परिचय भाई साहब के मुखार बिंदु से हो, तो मैं श्रीमान मुरलीधर चंदोला जी से निवेदन करूंगी कि भाई साहब आप दीदी का परिचय कराएं ताकि दीदी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सके। वैसे अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मुरलीधर जी। जी जी, आपकी आवाज आ रही। हो गया? जी जी जी। प्रणाम भाई साहब। सबको मेरा प्रणाम। और सभी बहनें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनको भी साधुवाद। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे एक विभूति का आपको परिचय करवा रहा हूं जो हमारे सुपरिचित हैं।
हम सबके सुपरिचित हैं, लेकिन परिचय फिर भी उनका परिचय, विस्तृत परिचय आपके सम्मुख करवा रहा हूं ताकि हम सबको जानकारी हो सके कि वो कौन है। हमारे बीच में हम सबके सुपरिचित बहन सुधा बाना जी निरंतर 5 तारीख से हमारे मध्य में हैं, हमको गाइड कर रही हैं, हमको दिशा दे रही हैं। आप पिछले 18 वर्षों से विद्या भारती योजना में कार्यरत हैं। 2008 से आप शिशु वाटिका के प्रमुख हैं, प्रांत के प्रमुख रहे हैं, सह प्रांत प्रमुख रहे हैं। हापुड़ शिशु वाटिका के आप प्रधानाचार्य हैं और 2008 से ही आप जो हैं मेरठ प्रांत की सह वाटिका प्रमुख के दायित्व आपके पास आपका रहा है। वर्तमान में आप क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रमुख के नाते सफल दायित्व का निर्वहन करते हुए शिशु वाटिका के कार्य को गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और हम सब भी देख रहे हैं कि आपके ही दिशा निर्देशन में हम सब ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मैं बहन जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस शुभ अवसर पर हम सब का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय सुधा बाना जी। हेलो जी जी दीदी। प्रणाम भाई साहब। हाँ अभिषेक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है जी। हेलो जी। जी सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन और वर्कशॉप में उपस्थित सभी शिक्षिका वर्ग को और आदरणीय भाई साहब को, प्रांत प्रमुख और सह प्रांत प्रमुख, सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर नमन। भाई साहब ने मेरे परिचय में बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन करने वाला तो सब ईश्वर होता है। लेकिन हम तो केवल एक माध्यम हैं कि जो हमें काम करना है, जो हम एक लक्ष्य लेके चले हैं, वो हम उसके माध्यम है, करने वाला तो सब ईश्वर है। और मैं 5 तारीख से आप सबके बीच में हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कोई परिचय होना चाहिए था। आप सब मेरे नाम से परिचित हैं, केवल नाम ही पता हो इतना ही मेरे लिए काफी है। आगे जो आज का हमारा विषय है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना सुना है और जितना मैंने 18 साल से समझा है, वो विषय मैं आपके सामने रखती हूँ कि शिशु वाटिका की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए। तो आज का विषय हमारा यही है कि शिशु वाटिका की पाठ्यचर्या। शिशु वाटिका का जो उद्देश्य है वह है केवल एक बात पर ही आधारित है, एक शब्द में ही समाहित है कि शिशु का समग्र विकास। जब समग्र विकास की बात आती है तो उसमें यह होता है कि जो हमें बच्चे का समग्र विकास करना है वो किस तरीके से करना है, जो हमें संस्कार देने हैं वो किस तरीके के देने हैं। क्योंकि जो ये संस्कार का जो पौधा है, ये जो बीज है, ये 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में ही डाला जा सकता है। क्योंकि जब जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, विकसित होगा, तो उसमें बहुत सारी क्षमताएं उसके अंदर होंगी। उन क्षमताओं को हमें कैसे बाहर लाना है, कैसे निखारना है, वो केवल एक शब्द में ही समाहित है, वो है कि शिशु का समग्र विकास। जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है वो मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन जहां अनौपचारिक शिक्षा होती है वहां हमें उसमें सिखाना भी सब कुछ है। उसमें कोई हमारी कोई परीक्षाएं नहीं होती, गृह कार्य नहीं होता, लेकिन हमें बातें सारी उस बच्चे को बतानी है, सारा ज्ञान उसे देना है, उसे आगे के लिए हमें तैयार भी करना है। तो बिना बुक्स और कॉपी किताब के हम उस बच्चे का समग्र विकास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि समग्र विकास में क्या होता है, उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक और आध्यात्मिक, ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए
कि हम बच्चे का विकास कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमें ध्यान में रखनी होगी। विषय तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इसमें बातें हैं वो मैं अभी आपको 10 मिनट में बताऊंगी। वो आपको, जहां तक मैं मानती हूँ, शायद कुछ चीज ही समझ में आ पाए, क्योंकि ये विषय अगर मैं आपके सामने प्रत्यक्ष होकर 4 दिन इस विषय को लूंगी, तब जाके ये आपके समझ में आएगा कि हम बिना बुक के और बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना किसी सामान के हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जहाँ समग्र विकास है, वहाँ 3 चीजें हमारे जो पॉइंट हैं वो इसमें सबसे महत्व के हैं। उसमें सबसे पहला है कि जीवन का घनिष्ठतम अनुभव, दूसरा है संस्कार एवं चरित्र निर्माण, और तीसरा है इसमें क्षमताओं का विकास। ये जो 3 पॉइंट हैं, आप भी ये सोचेंगे, और जो पहली बार इन सबको सुनता है, जब मैंने भी सुना था, मेरे मन में भी ये विचार आया था, वो ही विचार शायद आपके मन में आए कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बच्चा कैसे समझ पाएगा। लेकिन ये सारी चीजें पहले हमको समझनी होंगी। इन 3 चीजों पे ही शिशु वाटिका का जो लक्ष्य है, शिशु वाटिका के जो 12 क्रियाकलाप हैं, शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो सभी ये जो 3 हमारे पॉइंट हैं, इनसे संबंधित हैं। क्योंकि हमें इन 3 पॉइंट को जब हम समझ जाएंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम बिना पुस्तक के, बिना किताबों के हम बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट में साइंस भी है, विज्ञान भी है, इतिहास भी है, पर्यावरण भी है। जितनी भी ओवरऑल, मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटी हम शिशु वाटिकाएं में कराते हैं, या जो शैक्षिक व्यवस्थाओं के सामने आपके सामने विषय आया, उसमें भी जो क्रियाकलाप थे, जो भी एक्टिविटी थी, वो सब इन चीजों में है कि हम इन पॉइंट के द्वारा उन्हें कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा आ जाता है जीवन का घनिष्ठतम अनुभव। जब जीवन का घनिष्ठतम अनुभव आ जाता है, तो उसमें ये होता है, जब बालक माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसके जन्म से ही उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है। और जो वो उसकी एज होती है 0 से लेके 5 साल तक की, उसमें हम जितनी भी संस्कार युक्त उसे शिक्षा देना चाहें, संस्कार देना चाहें, वो हम बच्चे में डाल सकते हैं। मनुष्य का जीवन जो है कि वो केवल अपने आप तक सीमित नहीं होता, वो हमारा जो जीवन होता है वो बाहर के लिए भी होता है, उसके वातावरण में भी होता है, जैसे वृक्ष है, वनस्पति है, ये सब चीज हैं। तो हमारा जो जीवन है वो केवल अपने तक सीमित नहीं होता, उसका जो आत्मिक संबंध होता है, सभी चीजों से हमारा आत्मिक संबंध होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे वनस्पति हो, तो उन सब से हमारा आत्मिक संबंध होना चाहिए। इसमें ही जब हमारा जीवन का घनिष्ठतम अनुभव है, तो उसमें ही ये 5 पॉइंट में बंधा हुआ है। सबसे पहले आता है इसमें पंच महाभूतों का परिचय और उनका आत्मीय संबंध। तो जब हम पंच महाभूतों का परिचय पढ़ते हैं, कराते हैं, तो ये हमारा यहाँ विज्ञान आ जाता है। ये जो भी पॉइंट हैं, ये किसी ना किसी क्रियाकलाप से बंधे हुए हैं। जब हम इन्हें पढ़ेंगे, इनके अंदर जाएंगे, इन्हें समझेंगे, तो हम उस पॉइंट से किस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, हम वो समझ पाएंगे। अब जैसे ये है कि पंच महाभूतों का परिचय, पंच महाभूत जो भी होते हैं वो आप सब लोग उनसे परिचित होंगे, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये हमारे 5 जो पंच महाभूत हैं, और इन पंच महाभूतों से ही जो हमारा शरीर है वो बना हुआ है। तो इन पंच महाभूतों के आधार पे ही हम कैसे उनसे आत्मीय संबंध रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब इनका, जैसे मान लो पानी है, पानी का जो है वो जल महाभूत होता है, तो उसमें ऐसे ही पत्थर है, पृथ्वी का जो महाभूत होता है वो पृथ्वी होता है, पत्थर से पृथ्वी का होता है। लेकिन इन दोनों के हमें स्वभाव को जानना होगा कि इनका स्वभाव कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है। जैसे पानी है, पानी अगर हम पत्थर पे डालेंगे तो बह जाएगा, और मिट्टी में डालेंगे तो वो सोख लेगी।
क्या हुआ, इसका स्वभाव भी अलग है, उसका स्वरूप भी अलग है। पानी को अगर हम सिंपल देखेंगे तो उसका रंग आपको व्हाइट सा नजर आएगा। अगर हम उसे कलरफुल में डाल देंगे, कलर के अंदर डाल देंगे, तो जैसा हम जिसके अंदर डालेंगे वो ही स्वरूप हमारे सामने नजर आएगा। तो उसी प्रकार से पानी जो है, अगर पानी में हम कोई चीज जैसे लकड़ी हमने डाली तो वो तैर जाएगी, अगर पानी में ही हम पत्थर डालते हैं तो वो डूब जाएगा। तो ये हमारा विज्ञान से रिलेटेड है। अपनी विज्ञानशाला में हम ऐसे ऐसे छोटे प्रयोग इन पंच महाभूतों के आधार पर बच्चों को करा सकते हैं। इसका विषय मतलब और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, जैसे पृथ्वी है, उसमें हमारा पहला महाभूत है हमारा पृथ्वी। तो उसमें हम पृथ्वी से रिलेटेड बच्चों को क्या करा सकते हैं, उसमें हम जैसे आकृति बनाना, हम आकृति बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। मान लो अभी बच्चा पेंसिल चलाना नहीं जानता, तो हम जमीन पर रेत में, जैसे बालू रेत होता है, हम अपनी वाटिका में थोड़े से स्पेस में वो डलवा सकते हैं। उसमें बच्चों की उंगलियों से ही हम आकृति उन्हें बनाना सिखाएं। आप बच्चे को छोड़ दीजिए कि वो कोई भी आकृति बनाए, तो वो मतलब कुछ ना कुछ तो बनाएगा और उसे अच्छा भी लगेगा कि क्या वो बना सकता है। हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। पहले हम बालू रेत में आकृति बनवाएं, फिर हम पेंसिल से बनवाएं, फिर हम उस आकृति में कलर करवाएं। तो इस प्रकार से हम जो पृथ्वी का है उसमें मिट्टी का है, हम उसमें मिट्टी से खिलौने भी बच्चे को बनवा सकते हैं, छोटे छोटे खिलौने बनवा सकते हैं। उसमें हम गणेश जी भी बनवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सारे एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने नहीं रख सकती, क्योंकि उसमें जब टीचर इस चीज को समझेगी तो वो बहुत सारी एक्टिविटी अपने आप बच्चों के लिए निकाल लेंगी कि हमें पंच महाभूतों से संबंधित कौन कौन सी क्रियाकलाप बच्चों को कराने हैं। फिर आता है जल। जल हमारा दूसरा महाभूत है। उसमें यही है कि हम पानी के बहुत सारे प्रयोग बच्चों को करा सकते हैं। पानी नदी भी दिखा सकते हैं, उसमें उसमें पानी का रंग भी दिखा सकते हैं। पानी को हम कि कौन सी चीज पानी में डूब जाएगी, कौन सी तैर जाएगी, वो वाली चीज भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तीसरा आता है हमारा वायु, हवा। तो जो हवा होता है, ये जो हमारे पंच महाभूत हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड होते हैं। कल भी मैंने बताया था कि जब हमारी ज्ञानेंद्रिय विकसित होंगी तभी हमारी कर्मेंद्रियां विकसित होंगी। तो उसमें जैसे वायु का है, तो वायु में हम इस तरीके का करा सकते हैं कि बच्चे को छोटे छोटे प्रयोग कराने के लिए, कि कोई हमने छोटा सा रुमाल बच्चे को दिया और उससे कहा कि बेटा इसे आप हवा में सुखाओ, तो इस तरीके के प्रयोग हम हवा के उन्हें करा सकते हैं। तो जैसे पतंग उड़ाना है, गुब्बारा है, गुब्बारे में बच्चा किस तरीके से हवा भरेगा, वो भी हवा का प्रयोग है। तो हम इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं। मैं पूरा चार्ट इसका कि शिशु का समग्र विकास कैसे होता है, किन पॉइंट के द्वारा होता है, अभी जैसे ये मीटिंग खत्म होगी मैं उसके बाद आप इसका फोटो भेज दूंगी। आप उसे पढ़िएगा, उसे समझिएगा, क्योंकि सारे क्रियाकलाप और सारी शैक्षिक व्यवस्थाएं हमारी इन पॉइंट पर ही आधारित है। फिर आता है हमारा जैसे तेज। तेज ये है कि जैसे धूप है, धूप में हमें छोटे बच्चे हैं तो हमें उन्हें धूप का भी आनंद लेना चाहिए और छाए का भी लेना चाहिए। तो इस प्रकार से धूप में हम क्या चीज रख सकते हैं, क्या चीज नहीं रख सकते, धूप का और छाए का उन्हें हमें अनुभव कराना चाहिए। जब तक हम उस बच्चे को अनुभव नहीं कराएंगे वो बच्चा नहीं सीखेगा। मान लो धूप में खड़ा है तो उससे पूछो कि उसे कैसा लग रहा है, तो वो मतलब उसे गर्मी लगेगी और इस तरीके का उसका फेस पे आ जाएगा कि वो परेशान है। तो ये सोचो कि वो बच्चा अनुभव कर रहा है कि मैं यहाँ, मुझे धूप लग रही है। जैसे छोटे छोटे हम वाटिका में छोटे छोटे बच्चों के हैंकी ले सकते हैं, उन्हें हम धूप में सुखाने के लिए उनसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके के प्रयोग हम बच्चों से करा सकते हैं। आकाश है, जैसे सूर्य नक्षत्र हैं, हम उनकी फोटो भी बच्चों को दिखा सकते हैं। और उसमें जैसे ये स्कूल में तो नहीं हो सकता, हम घर के लिए बच्चों को बोल सकते हैं उनके माता पिता से बात करके कि शाम को जैसे मतलब दिन छिप जाता है और रात्रि का समय हो जाता है तो बहुत सारे आकाश में तारे दिखाई देते हैं, तो हम उन बच्चों से कहें कि आप कल ये वाली चीज देख के आना, तो उन्हें आकाश का भी अनुभव होगा। आकाश का दिन में भी वो देख सकते हैं, सूर्य को भी देख सकते हैं, रात को चंद्रमा को भी देख सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बच्चों को हमें इन पंच महाभूतों के द्वारा उनके हमें प्रयोग कराने हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से फिर जब वो बच्चा खुद करेगा तो उनसे उनका आत्मीय संबंध बढ़ जाता है। छोटा बच्चा आप देखो मिट्टी और पानी में क्यों खेलता है, क्योंकि पानी
और मिट्टी, क्योंकि दो चीजों मतलब वैसे तो 5 तत्व जो है उनसे हमारा शरीर बना है, लेकिन हमारे शरीर में पानी की जो वो कहते हैं परसेंटेज वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए बच्चे को सबसे ज्यादा पानी से प्रेम होता है। लेकिन ये नहीं कि हमने पानी में बच्चे को छोड़ दिया, हमें पानी में अगर हम बच्चे को कोई खेल खिला रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ उसका ध्यान भी रखना होगा। सबसे मेन बात है हमें बच्चे का ध्यान रखना कि वो बच्चा किस तरीके के खेल खेल रहा है, हमें किस तरीके के खेल उनसे खिलाने चाहिए। तो हम इस चार्ट के माध्यम से, बुक्स में भी बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने विवेक से भी ऐसे छोटे छोटे खेल बच्चों के लिए बना सकते हैं कि जो हम उन बच्चों से कराएं। दूसरा आ जाता है इसमें हमारा जैसे पदार्थों के गुण धर्म को जानना। उसमें यही होगा कि जैसे ठंडा गर्म है पदार्थ है, क्योंकि जो हमारी सृष्टि है उसमें पदार्थ हैं, तो उनमें हमें उनके गुण धर्म को जानना। मान लो जैसे गर्म है ठंडा है, तो हमें बच्चे को वो भी समझाना होगा कि कौन सी चीज गर्म होती है, कौन सी चीज ठंडी होती है। तो हमें उसके स्वभाव को भी जानना होगा और उसके गुण धर्म को भी जानना होगा। फिर आता है उसमें जैसे कि द्रव्य है और अद्रव्य है। कौन सी चीज मतलब जैसे उसमें द्रव्य में वो आ जाएगा कि जैसे तेल है बहुत सारे कि किसमें कौन सा तेल जम जाता है, कौन सा मतलब लिक्विड रहता है। जैसे नारियल का तेल है, गोले का तेल हम बोलते हैं, वो सर्दियों में जम जाता है। तो हमें उस तेल की भी बच्चे को ऐसे जानकारी करानी चाहिए कि कौन सी चीज पानी में मतलब सर्दी में जम जाती है और कौन सी नहीं जमती। तो हमें द्रव्य अद्रव्य जो होते हैं हमें उनके बारे में भी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। फिर आता है उसी पॉइंट में हमारा पारदर्शी और अपारदर्शी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें खेल खेल में ही उन चीजों का बच्चों को ज्ञान कराना है। मान लो पारदर्शी है तो कौन सी चीजें, हम गत्ता लिया, हम बच्चे से कहें कि बेटा इसके मतलब आप देखो कि आंख के आगे लगा कि इसमें आप क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चा कहेगा दीदी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गत्ता है मोटा है तो उसके आर पार वो नहीं देख सकता। तो हम इसमें और चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक जिलेटिन पेपर आता है तो हम उसे भी ले सकते हैं, उसे देखे तो उसके आर पार का दिखाई दे सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम बच्चों के लिए उसमें रख सकते हैं। फिर डूबना तैरना है, कौन सी चीज पानी में डूब जाएगी, कौन सी तैर जाएगी, इस तरीके का भी हमें ज्ञान कराना चाहिए। कौन सी चीज मुलायम है, कौन सी चीज हार्ड है, इस चीज के भी हमें बच्चों को ज्ञान कराना चाहिए। लेकिन उसके साथ हम अगर एक चीज ही बच्चों के सामने रखेंगे तो जो छोटा बच्चा है वो केवल यही समझेगा कि जैसे मिट्टी है वो पानी में घुल जाएगी, चीनी है वो पानी में घुल जाएगी। अगर हमने बच्चे के सामने एक ही चीज रखी तो वो एक चीज का ही अनुभव कर पाएगा, उसे यही जानकारी रहेगी कि मिट्टी ही पानी में घुलती है। तो हमें जो घुलने वाले हैं उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम 4 चीजें बच्चों के सामने रखें, अलग अलग चीजें रखें। नमक भी रख सकते हैं, चीनी भी रख सकते हैं, मिट्टी भी रख सकते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि हम बच्चों के सामने घुलनशील और अघुलनशील वाली रख सकें, जिसमें बच्चा ये निर्णय ले सके कि ये चीज पानी में घुल जाती है और ये नहीं घुल सकती। तो इस चीज का हमें मतलब बच्चों को जो भी इसमें पॉइंट आ रहा है उसके हम कम से कम 4 चीजें बच्चों के सामने रखें। हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमने घुलनशील बताया है तो आज हम घुलनशील वाली ही चीजें बच्चों को बताएं, जो हमारी नहीं घुलने वाली चीज है, अघुलनशील चीजें हैं, उन्हें हम अगले दिन के लिए बच्चों के लिए छोड़ दें। क्योंकि अगर हम दोनों चीज बच्चों को एक साथ कराएंगे तो वो सारा मिक्सअप हो जाएगा, बच्चे उसमें निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन सी चीज घुल रही है, कौन सी चीज नहीं घुल रही है। तो ऐसे ही जितने भी इसमें प्रयोग आते हैं उनकी आप एक ऐसी सूची बना लीजिएगा कि हमें जब ये चीज समझाना है तो हम कम से कम 3 या 4 चीजें बच्चों के सामने रखें कि जो बच्चा आसानी से समझ जाए। फिर इसमें आता है हमारा जैसे ललित कलाओं का रसास्वादन। जो हमारी ललित कलाएं होती हैं उसमें हमारा संगीत आता है, चित्र आता है, स्थापत्य आता है, साहित्य आता है। ये सब क्या है, ये सब मनुष्य ने ही निर्माण किया है। इसकी जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए, एक टीचर्स को होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम संगीत के अंदर हम बच्चों को क्या करा सकते हैं, चित्र के माध्यम से हम बच्चों को क्या करा सकते हैं, साहित्य के माध्यम से हम बच्चों को क्या करा सकते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट है स्थित है। जैसे तो संगीत जब आता है
गायन, वादन और नर्तन तीनों चीज होते हैं। तो हमें उनके माध्यम से कि बच्चे को हमें कैसा गीत सुनाना है, कैसा हमें उसे वाद्य यंत्र बजवाने हैं, किस तरीके का हम उसे नृत्य करवा सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारा पाश्चात्य संगीत है वो बढ़ता जा रहा है कि सब जो अपने पहले मतलब जो देश से संबंधित या मतलब बहुत सारे ऐसे कि सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, उनमें अब पाश्चात्य संस्कृति का समावेश बहुत ज्यादा होने लगा है। स्कूल में भी क्या है कि सीडी चला दी और बच्चों को डांस करना शुरू करा दिया। तो ऐसा हमें नहीं कराना, हमें जो हम बच्चों को करा रहे हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा सीख रहा है उसके जो मस्तिष्क पे है उसी चीज की छाप पड़ेगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी बच्चे को गीत सिखाना है, जो भी डांस सिखाना है, वो हमारी संस्कृति से रिलेटेड हो, हमारी सभ्यता से रिलेटेड हो, उस तरीके के हम उन्हें संगीत सिखा सकते हैं। चित्र है, चित्रों का हम ज्ञान करा सकते हैं। चित्र बच्चा बनाना नहीं जानता, उसके बारे में पढ़ना भी नहीं जानता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम केवल चित्र ले सकते हैं। बड़ा सा चित्र हमने लिया, उसे एक अपना कार्डबोर्ड पे आप पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट करके बच्चों के सामने रख दीजिए। लेकिन ये है कि हमें एक दिन में, ऐसा है कि हम एक दिन में बच्चों को केवल 5 ही चित्र दिखा सकते हैं। 5 चित्र में उन्हें अपना बच्चों को बुलाइए और उनसे पूछिए। पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये महात्मा गांधी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपना एक उसका सिलेबस बना ले कि हमें पहले हफ्ते में देवी देवताओं का ज्ञान कराना है, फिर हमें कौन से भगवान जी का कराना है, फिर हमें महापुरुषों का कराना है। तो हम इस तरीके से जब उन्हें ज्ञान कराएंगे, हमारे सभी के विद्यालय में क्या होता है कि जो हमारे 108 चित्रों वाला सेट होता है वो सबके विद्यालयों में लगे हुए होते हैं। जब हम उन चित्रों को बच्चों के सामने उन्हें दिखाएंगे, समझाएंगे, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जहां वो चित्र लगा हुआ होगा वो उस चित्र से ये बता देगा कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये महात्मा गांधी हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो हमें चाहिए क्या, 3 साल से और 5 साल के बच्चे के लिए हमें केवल इतना ही चाहिए कि वो उस चित्र को पहचान ले और समझ ले। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। साहित्य है, साहित्य में हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कहानी सुनाना है, कहानियों का निर्माण कर सकते हैं। छोटी कहानी सुनाने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हम कोई पिक्चर ले सकते हैं, उसमें से ही हम उसमें, जैसे कल मधु दीदी ने भी कहानी की पिक्चर दिखाई थी कि इस तरीके से हम उन्हें कहानी सिखा सकते हैं। तो हम कोई पिक्चर लें और उसके सामने वो कहानी वाली पिक्चर रख दें और एक एक बच्चे से ही हम वो पूछें कि इस जो ये पिक्चर है इसमें आपको क्या चीज दिखाई दे रही है। तो बच्चा यकीन मानिए धीरे धीरे एक बार देखेगा नहीं बताएगा, दूसरी बार देखेगा नहीं बताएगा, लेकिन तीसरी बार जितने भी आपके क्लास के बच्चे हैं वो सारे उसमें से कोई ना कोई चीज बताएंगे। फिर आप उससे उसी बच्चों की लैंग्वेज में उसे कहानी बना दीजिएगा। इस तरीके से हम बच्चों को कहानी सिखा सकते हैं। चौथा आता है हमारा सजीव सृष्टि का परिचय एवं उनका आत्मीय अनुभव। तो जब हम, जो हमारी सृष्टि है उसमें निर्जीव भी होते हैं, निर्जीव चीजें भी होती हैं और सजीव भी होते हैं। तो हम सजीव और निर्जीव कहने के लिए विषय बड़ा है, लेकिन ये है कि ये वाली चीजें बच्चा जाके 5th में सीखता है कि सजीव चीज क्या होती है और निर्जीव क्या होती है। तो हम उन्हें उनकी भाषा में ही बता दें कि जिनमें प्राण होता है वो सजीव होती है, जिनमें प्राण नहीं होता वो निर्जीव होती है। उनके सामने हम कई सारी चीजें उदाहरण के लिए रख सकते हैं और उन बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर उसमें होता है कि मान लो हमने सजीव का और उसका, जैसे वृक्ष है, वृक्ष को हम दिखाकर, छोटे छोटे पेड़ हम बच्चों को दिखा सकते हैं। उन्हें जैसे पौधों से बातें करना, पौधों को पानी देना, उनकी सफाई करना, उन्हें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और उनसे, इससे ये उनमें बच्चों में ये भी संस्कार आएगा कि जो पेड़ है, पेड़ों पे जो फूल लगे हुए हैं उन्हें हमें नहीं तोड़ना, क्योंकि अगर कोई हमें मारता है या छेड़ता है तो हमें भी, हमारी बॉडी को नुकसान होता है। इसलिए जो ये पेड़ हैं इन्हें भी दुख होता होगा, हमें इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब हम इस तरीके की छोटी छोटी बातें बच्चों को बताएंगे तो उनके समझ में आएगा। इसी से संबंधित हम बच्चों से वृक्षारोपण भी करा सकते हैं, पर्यावरण सप्ताह भी मना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन समय कम होते हुए सारे एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने नहीं रख सकती, लेकिन आप चार्ट में भेज दूंगी, उसे आप देख के जरूर समझिएगा कि उसमें जो ये सारे पॉइंट है वो किस चीज पे आधारित है। फिर आता है हमारा जैसे पशु पक्षी है, पशु पक्षियों की आवाज
का हम बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं। अभी जैसे हमारी वर्कशॉप चल रही है तो उसमें एक पॉइंट आया था कि चिड़ियाघर होना जरूरी है, उसमें हम बच्चों को नहीं ले जाएं या ले जाएं तो क्या हो सकता है, चिड़ियाघर में हम कैसी जानकारी दें। तो ये पॉइंट वहीं से संबंधित है कि हम चिड़ियाघर में गए, वहाँ पशु पक्षी होते हैं, हम उसमें ओरिजिनल तो जानवर नहीं रख सकते क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसमें हम उस चिड़ियाघर में हम पक्षियों की आवाज की कोई अपना टेप लें तो उसमें केस लगा सकते हैं, वहां से बच्चों को पक्षियों की आवाज भी समझ सकते हैं कि कौन। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो हम खुद पक्षियों की आवाज निकाल कर बच्चों को उसका ज्ञान करा सकते हैं कि जो कोयल है वो कैसे बोलती है, कबूतर है वो कैसे बोलता है, चिड़िया की आवाज कैसे होती है। तो इस तरीके की हम उन्हें आवाज सुना सकते हैं। पक्षियों की चाल के बारे में हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं, पशु पक्षियों का। तो सारी चीजें ऐसी हैं कि हम उसमें बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। फिर आता है दैनिक जीवन। दैनिक जीवन में हमें क्या करना है, उसमें हम छोटी छोटी चीजें बच्चों से करा सकते हैं। जैसे अब कोरोना काल का समय चल रहा है तो ये समय बच्चों के लिए और बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस समय बच्चा घर पर है। तो हम उनके अभिभावक से, उनके पेरेंट्स से ये बात कर सकते हैं कि जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, मान लो छोटे छोटे कपड़े हैं तो हम कहें कि आप कपड़ों की तय करो, तो उसमें वो बच्चा बिगाड़ेगा, सुधारेगा, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। छोटे छोटे काम है, मान लो सब्जी है तो हमने उससे कहा कि ये सब्जी आई है तो आप जहाँ आलू रखे जाते हैं वहां आलू रख दीजिए, जहाँ प्याज रखी जाती है वहां प्याज रख दीजिए। इस तरीके की दैनिक जीवन में जो छोटे छोटे काम है, बहुत सारे काम है, वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। वो हमारे सारे ये क्रियाकलाप में ही आता है कि हमें बच्चों को किस तरीके से सिखाना चाहिए, किस तरीके से उनका जो दैनिक जीवन है उसमें वो उनके व्यवहार में आए। उनके घर में कोई आता है तो वो किस तरीके से नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, किस तरीके से उनसे बात करते हैं। होता क्या है कि घर में कुछ गेस्ट आए तो बच्चा क्या होता है कि वो मतलब छिप जाता है, पर्दे के पीछे छिप जाता है या सोफे के पीछे छिप जाता है। तो हमें बच्चे की झिझक को दूर करना है। तो जो हमारा वंदना सत्र होता है उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि आप रूटीन बनाइएगा कि हमें हर दिन एक बच्चे को माइक पे बुलाना ही है। वो बच्चा कुछ भी बोले, पोयम बोले, अपना नाम बताए, अपने घर की बात बताए, लेकिन वो माइक पे आएगा तो सही, उसकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी। तो हमें ये जो छोटी छोटी चीज है, छोटे छोटे जो क्रियाकलाप है, वो हमें अपनी वाटिका में रहकर बच्चों से कराने हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है संस्कार एवं चरित्र निर्माण। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से बच्चे का जो संस्कार है वहीं से उसका चरित्र निर्माण होता है। हालांकि जब माँ बाप बच्चे की प्लानिंग शुरू करते हैं तो तभी से ये उनका चरित्र निर्माण शुरू हो जाता है। तो जो बहुत सारी आत्माएं बताते हैं कि मैंने भी सुना है आशा दीदी के द्वारा कि जो एक बच्चा माँ के घर में आता है करते बच्चा माँ बाप चयन करता है कि मुझे किस घर में जाना है, कौन से माँ बाप मेरे लिए उचित होंगे, कौन सी कोख मेरे लिए सही होगी। तो वो बच्चा भी इस तरीके का चयन करता है, तब बच्चे का आगमन होता है। यही नहीं कि माँ बाप जैसा चाहें कि भाई मेरे घर में ऐसा बच्चा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, तो इस तरीके के नहीं होता। बच्चा खुद भी चयन जाना है। जो भी हमारा जब वो माँ बाप मतलब बच्चे की प्लानिंग शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, हमारा बच्चा वैसा होना चाहिए, हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए या एक शिक्षक बनना चाहिए, तो वहीं से बच्चे का चरित्र निर्माण शुरू हो जाता है। तो जो बच्चे का 80% जो विकास है वो माँ के गर्भ में ही होता है। वो बच्चा सारी बातें सुनता है लेकिन वो कह नहीं सकता, वो समझता सब है, बोल नहीं सकता, सुनता भी सब है। क्योंकि बच्चे का सुनना जो है वो माँ के गर्भ में 4 महीने से शुरू हो जाता है। 4 महीने से वो सारी आपके घर के वातावरण में जो भी चीज चल रही होती है, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सारी चीजें बच्चा सुनता है। तो हमें घर में सुना भी होगा कि जब कोई घर में प्रेग्नेंट लेडी होती है तो सब यही बोलते हैं कि आप कुछ सोचना मत, कुछ गलत चीज मत देखना, आपको केवल जो आध्यात्मिक की बातें सोचनी है, कोई डरावनी चीज नहीं देखना। और जो वो माँ चाहती है
सब पूरा परिवार ये कोशिश करता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, तो वो क्यों चाहते हैं? ये तो कोई मतलब मैं नहीं बता रही, ये तो सबके घर में है। आप भी उसे सोच सकते हैं कि सबके घर में ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर माँ खुश रहेगी, माँ अच्छा सोचेगी, माँ का व्यवहार सबके प्रति अच्छा होगा, घर वालों का माँ के प्रति अच्छा होगा, माँ खुश रहेगी तो वो बच्चा भी खुश होगा, क्योंकि वो बच्चा सारी चीज माँ के घर में देख रहा है, माँ के घर में सुन रहा है और माँ के घर में वो समझ रहा है। तो यहीं से ही बच्चे का चरित्र निर्माण हो जाता है। तो जब बच्चा माँ के घर में है तो उसे कैसी कहानी सुननी चाहिए, कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, कैसे चित्र देखने चाहिए। तो ऐसा भी जो नमूना रूप शिशु वाटिका में आता है, जो हमारा समर्थ भारत परामर्श केंद्र है, उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब बच्चा माँ के घर में है तो उसे जितनी भी हम संस्कार युक्त बातें बता सकते हैं उतनी ही बताएं, क्योंकि वहीं से बच्चे का चरित्र निर्माण होता है। इसमें आता है फिर पूर्वजों की पहचान और उनसे प्रेरणा। अब टॉपिक ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, बच्चे इसे क्या समझेंगे, लेकिन पूर्वजों का मतलब यही नहीं है कि हम अपने जो ऐतिहासिक पूर्वज हैं उन्हीं के बारे में उन्हें बताएं। हम सबके घर में, परिवार में हमारे बड़े लोग, उन्होंने बहुत ऐसे मतलब बहुत काम ऐसे किए हैं, करते हैं कि जिनकी प्रशंसा समाज में भी हो सकती है। तो वो हम अपने जो बड़े लोग हैं उनकी प्रेरणा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। उनकी प्रेरणा से जैसे हम उन बच्चों को बताएंगे कि आपके दादाजी ने ये काम किया, वो ऐसे थे, तो उसके बच्चे में वही विचार आएगा, वो उसे सुनेगा, समझेगा, तो वो ये सोचेगा कि जैसे मेरे दादाजी ने किया ऐसा मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से उन बच्चों को प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से ही बच्चे का जीवन बनता है। फिर आता है हमारा संस्कृति परिचय। संस्कृति परिचय, उनसे प्रेरणा। संस्कृति परिचय में बहुत सारी हमारी जो सृष्टि है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो हर एक चीज से हम प्रेरणा ले सकते हैं। अपनी संस्कृति के बारे में हमें बच्चों को ज्ञान कराना चाहिए। हमारी उसमें कितने मतलब त्योहार हैं, कार्यक्रम ऐसे होते हैं, हर महीने हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम की जानकारी हमें बच्चों को देना चाहिए। अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं तो बच्चों को मंदिर लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि घर में पूजा नहीं करना। छोटा बच्चा है, आप उसे आदत डालिएगा। जब आप उसे आदत डालेंगे तो उसकी आदत तो पक जाएगी। आप भी नहीं कहेंगे तो वो बच्चा पूजा करने के लिए तैयार होगा। आप ऐसा रूटीन बनाइए कि आपको बच्चे को मंदिर लेके जाना है। भ्रमण वाली बात आई थी तो हम भ्रमण में मैंने यही बोला था कि आपके आसपास में जो अच्छी जगह है, बाग है, बगीचे हैं, मंदिर है, आप वहां घूमने ले जाइएगा। क्योंकि हर चीज में ही ये है कि हर चीज से हम बच्चे को संस्कृति की जानकारी दे सकते हैं, परिचय की जानकारी दे सकते हैं। फिर उसमें आता है सद्गुण एवं सदाचार। सद्गुण और सदाचार में क्या होता है कि हम छोटी छोटी कहानी बच्चों को सिखा सकते हैं, उसमें सेवा का भाव पैदा कर सकते हैं। जैसे कि पक्षियों को पानी देना है, पौधों को पानी देना है, उनसे बातें करनी है। कोई है कि आप मंदिर ले जाइए, बच्चों के हाथों से दान करवाइएगा, तो उसमें जो सद्गुण की भावना आती है। बच्चे को जब बच्चे का बर्थडे होता है तो उसमें आप ऐसा करिएगा, क्योंकि आजकल जो होता है मैं भी देखती हूँ, आप सबके परिवार में भी ऐसा होता है कि जो छोटा बच्चा है वो बर्थडे कम मनाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा। उसके मन में जो वो गिफ्ट वाली भावना होती है कि मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ आज मिलने वाला है, तो हमें उस बच्चे की इस भावना को बिल्कुल दूर करना है। तो उसे ऐसा करिएगा कि उसके जन्मदिन पर बल्कि उसे देने की भावना उसमें डालिएगा, उसके हाथों से आप दान करवाइएगा। अगर कोई गिफ्ट भी लेके आता है तो आप उसे रिटर्न में कुछ दिलवाइएगा, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगे कि हमें लेना नहीं है, वो देना भी जानना चाहिए। तो ऐसे जो छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, उनसे हम बच्चों को बहुत सारी प्रेरणा और उनमें सद्गुण और सदाचार की भावना हम बच्चों को डाल सकते हैं। सदाचार के लिए छोटी छोटी हम कहानी बच्चों को सुना सकते हैं, उनके मन
सेवा करनी चाहिए। अपने आसपास में कोई गरीब बच्चा है, वो पढ़ नहीं सकता, तो हम उसके पास उसे लेके जाएं, उसकी जो पुरानी किताबें हैं, कॉपी हैं या कपड़े हैं, हम उसके हाथों से ही बच्चे को दिलवा दें। तो उसमें जो एक मतलब एक आत्मीयता का भाव है वो बच्चे में पैदा होगा। इस तरीके का हम सद्गुण सदाचार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप बना सकते हैं कि हमें उसमें क्या क्या कराना चाहिए। तो इस तरीके से आप उनमें बच्चे को उससे प्रेरणा दे सकते हैं। फिर इसमें ही आता है देशभक्ति। देशभक्ति में क्योंकि हर एक बच्चे के मन में अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम जब स्कूल में बच्चा आता है तो उसे हम देशभक्ति के गीत सिखाते हैं। केवल गीत सिखाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें उसे अपने देश के लिए भी तैयार करना है, उसमें प्रेम की भावना भी डालनी है, उसे पूरी सृष्टि से उसका परिचय भी कराना है और वो उसके साथ साथ उसमें आत्मीयता का भाव हो। छोटे छोटे, क्योंकि जैसे छोटी एज का बच्चा है वो सारी चीजें तो नहीं समझ पाता, लेकिन वो जब बड़ा होता है तो वो सारी चीज समझने लगता है, उसे याद आता है कि ये वाली चीज तो मैंने वाटिका में की थी। अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है या 26 जनवरी आती है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि हमें उनसे संबंधित बच्चों को छोटे छोटे गीत कराने चाहिए, एक्शन सॉन्ग कराने चाहिए, छोटे छोटे हम नाटक भी उनसे करा सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे की जो भाषा का विकास है वो भी होगा और उसमें एक नेतृत्व की भावना भी पैदा होगी। तो ये है कि हमें बच्चे को अपने देश के प्रति लगाव करने की बात भी बतानी है। छोटी छोटी घटनाएं हैं, जैसे सुभाष चंद्र की बहुत सारी छोटी छोटी सी कहानियां हैं, उन्हें भी हम बच्चों के सामने रख सकते हैं, बच्चों के सामने बता सकते हैं कि वो बच्चा किस तरीके से उस कहानी को सुन रहा है। लेकिन जो भी बच्चा वो बातें सुनता है, जो भी बच्चा उसे सुनता है, उसका जो प्रभाव है वो बच्चे के मन मस्तिष्क पर जरूर पड़ता है और उसकी जो फोटो है वो बच्चे के मस्तिष्क में आ जाती है। तो वो बच्चा कभी नहीं भूलता, क्योंकि जो शिशु वाटिका का उद्देश्य है वो केवल यही है कि बच्चा खुद करे और सीखे। जब बच्चा खुद करता है तो वो उस काम को कभी नहीं भूलता, वो उसके मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ देता है कि वो उसे जीवन भर याद रहती है। और जो शिशु वाटिका की 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं वो इसी उद्देश्य से बनाई हुई है कि जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं या बच्चे को जो हम ज्ञान देना चाहते हैं वो उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रतिबिंब छोड़ दे कि जो वो उसे कभी नहीं भूल पाए और उसके चरित्र का निर्माण हो, उसमें संस्कार हो, वो गुणवान बने, चरित्रवान बने। ऐसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे का चरित्र निर्माण करना चाहिए, उसमें संस्कार डालना चाहिए। क्योंकि हमारा कोई भी कार्यक्रम है, हमारी कोई भी किसी भी विषय से संबंधित हम कोई भी काम करा रहे हैं, लेकिन उसमें संस्कार जरूर होना चाहिए। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, आप मिट्टी का ही काम करा रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि उसमें संस्कार देने की कौन सी बात है, उसमें है। उसमें आप ऐसा करिएगा, जब बच्चों को आप मिट्टी का काम करा रहे हैं तो उस पे एक पेपर डालिएगा, पेपर डाल रहे हैं उसके ऊपर आप बच्चों के साथ एक रुमाल रखिएगा, बच्चा कोई काम कर रहा है, काम करने के बाद वो बच्चा अपना हाथ पोंछे, जो सामान गिरता है वो केवल पेपर पर गिरे, उसके आसपास का जो वातावरण है, उसकी जगह है वो गंदी ना हो। तो इस चीज से भी हम बच्चों में संस्कार डालते हैं, वो हमारी एक एक चीज से संस्कार सीखता है। हमें बच्चों के सामने बहुत सतर्क रहकर काम करना है। ये नहीं कि हम आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, दो दीदी बातें कर रही हैं और मतलब तू तड़ाक की भाषा में बातें कर रही हैं, बच्चों पर उनकी निगाह नहीं गई। क्योंकि वो बच्चा आपकी बातें सुन रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो वो ये कहेगा मेरी दीदी तो ऐसे बातें करती हैं। तो हमें शिशु वाटिका में जब हमने एंटर किया तो हम ये ध्यान रखें कि जो भी चीज है हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे बच्चे का गलत प्रभाव पड़े, वो या हमारी कोई भी हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे खाने से, हमारे ओढ़ने पहनने से कि बच्चे पर गलत प्रभाव पड़े। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें बच्चों के सामने ध्यान रखना होगा और वो हमसे ही सीखता है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव ही है कि वो अनुकरण से सीखता है।
इसमें फिर आता है तीसरा पॉइंट है क्षमताओं का विकास। अब उसमें जो क्षमताओं का विकास है, उसमें क्षमताएं तो बहुत सारी होती हैं, शारीरिक होती हैं, मानसिक होती हैं, बौद्धिक होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं। तो इन क्षमताओं में हमें उन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, पूरी क्षमताओं का विकास करना है। तो उसमें हमारी जैसे आती है कि शारीरिक क्षमता है, उसमें हमारी क्षमताएं आ जाती हैं, जैसे हाथ की है, पैर की है, बोलने की है, और कर्मेंद्रियों की है, ज्ञानेंद्रियों की है। जब वही पॉइंट फिर सामने आ रहा है कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां विकसित होंगी तभी हमारी कर्मेंद्रियां विकसित होंगी। ज्ञानेंद्रियां विकसित होने पर भी उनके जो हाथ हैं, पैर हैं, वाणी है, वो सब मजबूत होंगे और वो काम करना तभी शुरू करेंगे। तो इसलिए हमें जो उनके हाथ और पैर हैं, छोटे उनसे प्रयोग, छोटे छोटे हम प्रयोग बच्चों तो हमें वहां क्या करना है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम उसे दिन प्रतिदिन ब्रह्मनाद का उच्चारण कराएं। ब्रह्मनाद का उच्चारण करेगा और जो भी हम काम कराएंगे उस काम करने में उसकी रुचि भी बढ़ेगी। तो हमें वाटिका में ब्रह्मनाद जरूर कराना चाहिए। कोई भी टीचर जाती है, बीच में आपको लगे कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, कि चलो बच्चों ब्रह्मनाद करते हैं, उन समय सीधा बैठने की और जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो भी मजबूत होगी। इस तरीके से बच्चे का विकास होगा। तो हमें इस तरीके के बच्चे से मतलब अच्छा एकाग्र होगा तो वो जो हम उसे क्रियाकलाप कराना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएगा। अगर वो चंचल होगा तो आप सामान दे दें, वो सामान को इधर उधर फेंक देगा, उसका मन ही नहीं है। तो उसमें हम फिर ऐसा भी करा सकते हैं, मान लो हमने धागा दिया और सुई दी, हम उसे कहते हैं कि चलो बेटा माला बनाएंगे, हमने खुद भी ले लिया। शुरू में हम ऐसा कर सकते हैं कि बहुत जो मोटे बीज आते हैं जिसमें सुई की भी जरूरत नहीं होती, हम 3 साल से 4 साल तक के बच्चे को वो दे सकते हैं कि उनसे मोटा धागा हो, सुतली भी ले सकते हैं, वो हम उनसे डालने के लिए कहें। देखिएगा वो बच्चे बड़े ध्यान से उसमें धागा डालेगा और पूरी माला बना देगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके के हम जो उनकी मतलब मानसिक क्षमताएं हैं, हमें उन्हें कैसे विकसित करना है, कैसे क्या करना है, वो हमें सोचना होगा। फिर आते हैं बौद्धिक क्षमताएं। बौद्धिक क्षमताओं में वही आता है कि बौद्धिक विकास, कि हम उसका बौद्धिक विकास कैसे करें, उसका मस्तिष्क को हम कैसे डेवलप करें। तो उसमें यह है कि जैसे संगीत सुनना, हम अच्छे अच्छे संगीत बच्चों को सुना सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानी सुना सकते हैं, अच्छे अच्छे गीत सुना सकते हैं। गीतों के माध्यम से हम ये सब चीज बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि एक कहानी और गीत और संगीत ऐसी चीजें हैं कि कोई भी चीज बच्चे के समझ में ना आए तो हम उसे कहानी के रूप में, गीत के रूप में बच्चे को सिखा सकते हैं। संतुलन बनाना भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि जब वो बच्चा शांत रहेगा, सब कुछ सीखेगा, तो वो संतुलन बनाना भी जान जाएगा। तो इस तरीके की हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। फिर आता है इसमें आत्मिक क्षमताएं। आत्मिक क्षमता ये है कि हमें बच्चे को किस तरीके से मतलब भगवान के प्रति मतलब श्रद्धा उसमें पैदा करनी है। आत्मिक क्षमताएं, जैसे वंदना होती है, तो वंदना में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक आंख बंद करेंगे, एक खोलकर देखते रहेंगे कि हमारे सामने आसपास जो बच्चा बैठा है वो क्या कर रहा है, हमारी दीदी क्या कर रही है। तो इस तरीके से हमें उन बच्चों को मतलब वंदना में सीधा बैठना, आंखें बंद करके बैठना, ध्यान लगाना, ये सारी चीजें हम बच्चे को उसमें सिखा सकते हैं, बच्चे से सिखा सकते हैं। जैसे हमारे वंदना सत्र में ओम भारत माता सरस्वती जी के चित्र होते हैं, उनका भी हम
कि आपको सरस्वती जी के चित्र पर ध्यान लगा के देखना है कि फिर हम आपसे बातें करेंगे कि इसमें आपने क्या क्या देखा। तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। भगवान जी के मतलब जैसे ये है कि पूजा का है, पूजा का भाव बच्चे में कैसे पैदा हो, हम उसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि अपने स्कूल में जो भी वंदना होती है उसमें हम वो काम बच्चों को दे दें कि आज आपको पूजा की तैयारी करनी है। तो वो बच्चा वहां पूजा की तैयारी करेगा, वंदना की प्लेट तैयार करेगा, दीपक भी तैयार करेगा, छोटी छोटी माला भी बनाएगा, टीका भी लगाएगा। दो बच्चों को आप वंदना हॉल के गेट पे खड़ा कर दीजिएगा कि आज आपको टीका लगाना है, आज आपको सबसे नमस्ते करनी है। तो हम ये छोटे छोटे जो काम हैं इनसे हम और उन बच्चों में जिसके जी हम पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारे जो हमारे बिंदु हैं, जीवन का घनिष्ठतम अनुभव, संस्कार एवं चरित्र निर्माण और क्षमताओं का विकास, ये जो 3 पॉइंट हैं ये शिशु के समग्र विकास के, ये समझो कि एक कहते ना कि एक रीढ़ की हड्डी होती है, पूरे शरीर को चलाने के लिए एक रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह ये जो 3 पॉइंट हैं ये शिशु वाटिका में एक नींव का काम करते हैं। तो हम सब टीचर्स को पहले इन 3 पॉइंट को समझना चाहिए कि हम इन 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके की क्रियाकलाप बच्चों से करा सकते हैं। जब हमारी समझ में ये चीज आ जाएंगी तो हमें शैक्षिक व्यवस्था खड़ा करने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। मान लो हमने शैक्षिक व्यवस्था तो खड़ी कर दी और हमें उसमें कराना क्या है इस चीज की जानकारी हमको नहीं है, तो वो हमारा किया हुआ काम सही नहीं होगा। क्योंकि हम जिस उद्देश्य को लेके चले हैं कि बच्चे का हमें समग्र विकास करना है, हमें बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा देनी है, तो हम उस अनौपचारिक शिक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इस विषय को हमें सोचना होगा, समझना होगा, तभी हम अपने यहाँ शैक्षिक व्यवस्था खड़ा करके उसमें काम कर सकते हैं। अन्यथा यही होगा कि मेरे कहने से या आपने अपने जो अधिकारी हैं उनके कहने से व्यवस्था तो खड़ी कर दी, लेकिन उनमें कराना क्या है उस चीज की जानकारी आपको नहीं है। तो उस चीज की जानकारी के लिए आपको अपना साहित्य मंगाना होगा। साहित्य की उपलब्धता सब जगह हो, छोटी छोटी पुस्तक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। और इससे संबंधित यही नहीं कि भाई जो इस बुक में लिखा है मैं वो ही अपनी व्यवस्था में करा सकती हूँ। आप अपनी भी कोई सूची तैयार कर सकती हैं कि मैं अपनी जो ये शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं इसमें ये कर सकती हूँ, लेकिन उसमें करा तो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो मैं एक्टिविटी या क्रियाकलाप बच्चों को करा रही हूँ उसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपको जानना होगा कि मैं कौन सी एक्टिविटी से बच्चे का कौन सा जो ज्ञानेंद्रियां हैं कौन सी विकसित हो रही हैं, कौन सी क्षमताओं का विकास हो रहा है, कौन सा उसमें संस्कार पक्ष मजबूत हो रहा है, कौन सा उसका जो जीवन का घनिष्ठतम अनुभव। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अपनी 12 व्यवस्थाएं हैं, अपनी जो क्रियाकलाप हैं, हम उन्हें कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि क्रियाकलाप कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य समझना और उससे बच्चे का कौन सा पक्ष मजबूत हो रहा है हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों के लिए हमें जो साहित्य जरूर पढ़ना पड़ेगा। और ये वाला विषय फिर आप लोगों के सामने कम से कम 10 बार आएगा जब आप जाके इस विषय को पूरा समझ पाएंगे। पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें हमें क्या क्या करना है, जो भी हम व्यवस्थाओं के अंदर करना चाहते हैं वो सब चीज इसमें है। इस चीज को आप समझें, पढ़ें और देखें, तो आपका जो आज मैंने इसके बारे में बताया है तो आपका ज्ञान और ज्यादा विकसित होगा।
और ज्यादा सफल होगा और आप ये सब कुछ कर पाएंगे, ऐसा मैं आशा उम्मीद करती हूँ। और इस विषय से संबंधित जो भी कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई हो तो वो आप अभी पूछ सकते हैं और शाम को भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज का विषय यही था कि जो शिशु वाटिका पाठ्यक्रम है, क्योंकि जो शिशु वाटिका में पुस्तक नहीं है तो हमें उसका पाठ्यक्रम बनाने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी होंगी कि हम उसका पाठ्यक्रम कैसे निर्माण करें। वैसे शिशु वाटिका का पाठ्यक्रम बना हुआ है, उसमें कोई वैसे ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज आपको समझनी होगी कि उस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा आज का विषय पूरा हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सरल और सुंदर शब्दों में आपने अपनी चर्चा को हमारे बीच में रखा। और दीदी रही बात आपके सहयोग करने की, तो उसके लिए तो शायद उत्तराखंड प्रांत में शिशु वाटिकाओं का जब निर्माण हो जाएगा वो बढ़ती जाएंगी। हमने फिर भी आपके पल्लू को पकड़े रखना है जैसे एक छोटा बच्चा पकड़े रखता है, क्योंकि आपका मार्गदर्शन समय समय पर हमें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपने तो अपने शिशु वाटिका में बच्चे जोड़े हैं, लेकिन हम भी आपके बच्चों की तरह पल्ला पकड़े हुए हैं और आपने एक मातृत्व की भावना से हमारा सहयोग करना है दीदी। और अगर दीदी से इस चर्चा के विषय में किसी को भी कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं दीदी। हमें आराम से 5-7 मिनट का समय अभिषेक भाई साहब हमें जरूर देंगे। अगर किसी के मन में इस विषय को लेकर, क्योंकि जो शाम की चर्चा है उसके लिए उसका टॉपिक दीदी ने कल से ही शुरू किया हुआ है, तो फिर उस विषय में उस चर्चा विषय में वही टॉपिक बहुत आसानी से आराम से क्लियर हो जाए। और लेकिन ये आज का जो विषय था पाठ्यक्रम को लेकर, अगर किसी भी बहन के मन में कोई भी शंका है, लग रहा है कि नहीं दीदी ये बात क्लियर नहीं हुई, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट का समय है। अगर आप में से कोई बहन पूछ सकती है तो हाथ ऊपर करें और अभिषेक भाई साहब उनको अनम्यूट कर देंगे। जी, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो स्वयं से भी अनम्यूट करके बोल सकता है। दीदी जी हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं, विद्यालय का नाम बताएं। जी मेरा नाम गौरी है, गौरी गोस्वामी। मैं ब्रह्मपुर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल सुधा दीदी से ये है कि आपने जो हमें ये पृथ्वी, जल, हवा, आकाश आदि के बारे में बताया था कि हम बच्चों को इनमें ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, लेकिन जो आकाश वाली आपने बात बताई है उसमें हम पेरेंट हैं, लेकिन कई पेरेंट्स तो एग्री हो जाते हैं, कई पेरेंट्स नहीं हो पाते। तो इसके लिए हम विद्यालय में ही कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बच्चों को हम विद्यालय में भी दिखा सकें ऐसे। हाँ जी, इसे विद्यालय में आप दिखा हेलो। सकते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, इसे आप हाँ जी, विद्यालय आवाज में, आ रही है आपकी। हाँ जी, इसे आप विद्यालय में दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जैसे हमारे स्टार होते हैं, सूर्य होता है, नक्षत्र होता है, आकाश होता है, तो ऐसी पिक्चर बुक्स में ऐसे कटिंग करके आपको पेस्ट करनी होगी और तब बच्चों को दिखाना होगा। लेकिन एक प्रत्यक्ष देखना और एक फोटो में देखना, वो दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। आप पेरेंट्स को समझाएंगे तो बच्चा जरूर समझेगा। आप जैसे सूर्य है तो वो तो दिन में निकलता है, बच्चे हमारी वाटिका में आ जाते हैं, तब हम उनसे उनसे ऐसा कर सकते हैं कि उनसे जल दिलवाओ कि चलो आज बेटा सूरज को जल देना है। तो उस तरीके के आप उन्हें खेल भी लगेगा और आप उन्हें दिखा सकते हो। आकाश का कलर है, नीला होता है, आप सुबह में दिखा सकते हो। रात में कैसा होता है, रात में ब्लैक हो जाता है, तो रात वाला भी दिखा सकते हो। रात वाला केवल हम चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं, लेकिन आप जब पेरेंट्स से ये वाला टॉपिक उनके सामने रखेंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे, तो पेरेंट्स इस चीज के लिए एग्री हो जाएंगे। जी हेलो, हेलो। जी बताइए। जी हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना प्रश्न दीदी के सामने रखिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जिसका भी कोई अभिषेक प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। जी जी, किसी का भी है तो कोई पूछ सकते हैं सभी लोग। प्रदीप जी, प्रदीप चमोली जी, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सबकी समझ में आ गया है पूनम जी, सारा कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी दीदी, जी जी, ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका मार्गदर्शन तो हमारे लिए वैसे भी प्रेरणादायी है, और इस प्रेरणा के साथ हम भी अपने उत्तराखंड प्रांत में आपके मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। शून्य से प्रारंभ होगा, लेकिन कोई बात नहीं दीदी, धीरे धीरे से आपका हाथ थामे हुए सीढ़ियाँ पकड़ते हुए ऊंचाई पकड़ेंगे और कहेंगे कि दीदी ने हमारा साथ दिया तो हम इस पद पर इस स्थान पर पहुंच गए हैं दीदी। ऐसा आप बिल्कुल हमारी तरफ से आश्वस्त रहिए कि हम आपके द्वारा दिया गया जो कार्य है और आप जो हमारे लिए इतना प्रयत्न कर रही हैं, आपका ये प्रयत्न विफल ना हो दीदी। ये हमारी आपसे एक वचनबद्धता भी है कि हम अपना कार्य पूर्ण रूप से करेंगे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हमारा ये समापन सत्र, प्रथम सत्र समापन की ओर है। शाम को फिर श्रीमती सुधा दीदी का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा शाम 6 बजे इसी ईमेल आईडी के साथ। हम कृपया 5 मिनट पहले आपने अपने उस पर आ जाइए ऑडियो, ताकि आराम से हमारा जो सत्र है वो बहुत आराम से पूर्ण हो सके, जो समय हमारा निश्चित है उसी समय में हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र करेंगे और उसके बाद सायंकालीन सत्र में हम सभी पुनः उपस्थित रहेंगे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सावधान। थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।